वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने भयानक रूप में चल रहा था। 4 भाई बहन पीटर, सुजन, एडमंड और लूसी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। लेकिन जब शहर पर लगातार बमबारी होने लगती है तो उनके माता पिता उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेजने का फैसला करते हैं। इंग्लैंड के एक गांव में एक रहस्यमयी प्रोफेसर के घर। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चारों बच्चे ट्रेन से सफर करके उस विशाल और पुराने घर में पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर के अलावा सिर्फ एक महिला नौकरानी है, मिसेज मैक्रेडी, जो उन्हें सख्ती से बताती है कि ये घर खेलने के लिए नहीं है और ना ही किसी भी कमरे में जाने की इजाजत है। शुरुआत में चारों बच्चों को ये घर बड़ा ही उबाऊ लगता है, ना कोई दोस्त, ना टीवी और ना ही खेलने की आजादी। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन जब बारिश हो रही होती है तो बाहर जाना नामुमकिन होता है, तो ये चारों बच्चे अंदर ही हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई खेलने का फैसला करते हैं। इसी खेल के दौरान लूसी एक कमरे में पहुंचती है, जहां उस कमरे में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बड़ी सी और पुरानी अलमारी रखी होती है। लूसी छुपने के लिए उस अलमारी का दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो कपड़ों को हटाती जाती है वो पाती है कि अलमारी का कोई अंत ही नहीं है। धीरे धीरे वो ठंडी हवा और बर्फ को महसूस करने लगती है और अचानक वो एक बर्फीली जंगल में पहुंच जाती है। लूसी को पहले तो लगता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन फिर वहां उसे एक अजीब सा प्राणी मिलता है, एक फॉन जो आधा आदमी और आधा बकरी जैसा दिखता है। इसका नाम है मिस्टर टमनस। मिस्टर टमनस बेहद विनम्रता से लूसी से मिलता है और उसे अपने घर आने का न्योता देता है। लूसी थोड़ा सा झिझकती है, लेकिन फिर मान जाती है। ये दोनों टमनस के घर पे आते हैं। टमनस उसे चाय पिलाता है और एक कहानी सुनाता है, संगीत भी बजाता है, लेकिन तभी वो अचानक रोने लगता है। लूसी उससे पूछती है कि क्या हुआ। टमनस उसे बताता है कि असल में वो लूसी को धोखे से पकड़ने वाला था, क्योंकि नार्निया एक खतरनाक चुड़ैल के कब्जे में है, जिसका नाम है व्हाइट विच, और इसी ने सभी जीवों को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। उसने आदेश दिया है कि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में दिखे तो उसे तुरंत पकड़कर चुड़ैल के हवाले कर दिया जाए। टमनस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने डर के मारे पहले लूसी को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी मासूमियत को देखकर उसका मन बदल गया है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लूसी को उसी अलमारी तक सुरक्षित छोड़ देता है ताकि वो वापस जा सके। इधर दिखाया जाता है कि लूसी वापस उसी अलमारी से बाहर आ जाती है और भागती हुई बाकी भाई बहनों के पास जाती है। लेकिन जब वो उनके पास जाती है और पूरी कहानी बताती है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब बोलते हैं अभी तो हमने खेलना शुरू किया था, इतनी ही देर में तुम वहाँ पर जाकर कैसे वापस आ गई। दरअसल असल की दुनिया और नार्निया का टाइम जोन एकदम अलग है, यानी कि उस जगह पर कोई भी जाता है तो उसका टाइम यहाँ के लिए थम सा जाता है। लूसी नार्निया में जाकर काफी समय तक रही थी, लेकिन वापस आने पर उसका समय सेम था, यानी कि कुछ ही पल हुए थे उसे अलमारी के अंदर गए और फिर वापस आए। यहाँ सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता है एडमंड, जो हमेशा से थोड़ा चिड़चिड़ा और जलनखोर था। कुछ दिन और बीतते हैं और ये सब उस सारी बात को भूल चुके हैं। ये लोग फिर से जब खेलते खेलते उसी अलमारी वाले कमरे में पहुंचते हैं तो अचानक एक शोर सुनकर सब छुप जाते हैं और उसी दौरान सभी चारों बच्चे अलमारी के अंदर चले जाते हैं। लूसी तो खुश हो जाती है, लेकिन एडमंड अभी भी मजाक करता है। धीरे धीरे करके जब सब अलमारी के पार बर्फीली दुनिया में पहुंचते हैं तो लूसी उन्हें टमनस से मिलाने के लिए लेकर जाती है, मगर रास्ते में ही एडमंड इनसे अलग हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एडमंड जंगल में चलता हुआ अचानक एक रथ के सामने आ जाता है और उसमें बैठी होती है वही व्हाइट विच। वो बाहर से तो रॉयल और सुंदर दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा जहर भरा होता है। वो एडमंड से मीठे लहजे में बात करती है और उसे जादुई ड्रिंक टर्किश डिलाइट्स, एक तरह की कैंडी देती है। इस कैंडी को खाते ही एडमंड का लालच और भी बढ़ जाता है। चुड़ैल उससे कहती है कि अगर तुम अपने बाकी के भाई बहनों को मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हें राजकुमार बनाऊंगी और आगे चलकर तुम राजा भी बन सकते हो। एडमंड लालच में हाँ कर देता है। इधर दूसरी तरफ लूसी टमनस के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ ताले टूटे होते हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है और वहाँ पर एक नोट चिपका हुआ मिलता है जिसमें लिखा है कि टमनस को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ लूसी को काफी दुख होता है और एडमंड वापस आता है और चारों वापस लौटते हैं। यहाँ लूसी एडमंड पर गुस्सा होती है कि उसने चुड़ैल वाली बात किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ एडमंड को बताया था। यहाँ लूसी कहती है कि मिस्टर टमनस को मेरी वजह से गिरफ्तार किया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी जान बचाएं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चारों भाई बहन बर्फीले जंगल में मिस्टर टमनस को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अजीब सा जानवर दिखाई देता है जो बोल सकता है। दरअसल वह एक बीवर है जो खुद को मिस्टर बीवर कहता है। ये बीवर उन्हें बताता है कि टमनस ने बहुत बहादुरी दिखाई और उसने लूसी को बचाकर चुड़ैल की आंखों में आंखें डाल दी। अब टमनस को उसी की सजा मिली है, उसे चुड़ैल के किले में कैद कर लिया गया है। यहाँ पर बीवर उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है जो इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है। वो उन्हें बताता है कि लूसी, पीटर, सुजन और एडमंड ये सब प्रोफेसी में लिखे गए हैं। एक भविष्यवाणी जो कहती है कि जब आदम के बेटे और हवा की 2 बेटियां नार्निया आएंगे तो शेर असलन की वापसी होगी और फिर व्हाइट विच का राज खत्म हो जाएगा। असलन वो नाम सुनते ही जंगल में एक गर्माहट सी फैल जाती है। वीवर बताते हैं कि वो एक महान शेर है
जो नार्निया का असली राजा है और अब वो वापसी कर रहा है। जब ये बातें हो ही रही होती हैं तब पता चलता है कि एडमंड गायब हो चुका है। दरअसल एडमंड चुड़ैल से मिलने के लिए उसके किले की तरफ भाग गया होता है, क्योंकि एडमंड को लालच है कि वो उसे राजा बनाएगी। फिर दिखाया जाता है कि जब एडमंड वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि चुड़ैल का किला डरावना है। वहाँ कई सारे जीव पत्थर में बदले हुए हैं। एडमंड को एहसास होता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। व्हाइट विच जब सुनती है कि बाकी के तीनों बच्चे वीवर के साथ असलन से मिलने जा रहे हैं तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अपने सिपाहियों को उनके पीछे छोड़ देती है जो आदमखोर भेड़िए हैं। इधर बीवर और उसकी पत्नी बच्चों को अपने घर लेकर आते हैं और उन्हें सुरंग के जरिए चुड़ैल से छुपाते हैं। बीवर उन्हें समझाते हैं अब वक्त है सही निर्णय लेने का, हमें तुरंत असलन के पास पहुंचना होगा, वो हमें बताएगा कि आगे क्या करना है। बच्चे और बीवर निकल पड़ते हैं बर्फीले जंगल और नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए। रास्ते में वो महसूस करते हैं कि मौसम बदल रहा है। पहले जहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, अब बर्फ पिघलने लगी है, फूल खिलने लगे हैं और पंछियों की आवाज आने लगी है। बीवर कहता है कि ये असलन की वापसी का संकेत है। उसकी मौजूदगी से नार्निया फिर से जिंदा हो रहा है। ये भेड़िए उनका पीछा करते हैं और आखिरकार व्हाइट वीच के इन सैनिकों से बचते हुए सारे बच्चे असलन के शिविर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नार्निया के कई जीव, सेंटार, ग्रिफिन, चूहे, पक्षी सभी मौजूद हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो असलन से मिलते हैं एक अजीब शांति पूरे वातावरण में फैल जाती है। असलन एक विशाल सुनहरे बालों वाला शेर जिसकी आंखों में गंभीरता और करुणा दोनों ही है। उसकी मौजूदगी से बच्चों को सुरक्षा महसूस होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असलन को सब कुछ पहले से ही पता होता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें एडमंड को चुड़ैल से छुड़ाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसी रात असलन के कुछ सैनिक चुड़ैल के किले की तरफ निकलते हैं और एक साहसी योजना के तहत एडमंड को वहां से छुड़ा लेते हैं। अगले सीन में जब एडमंड असलन के शिविर में आता है तो वो शर्मिंदा होता है, लेकिन असलन उसे माफ कर देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उससे अलग जाकर कुछ देर बात करता है और फिर सबको आकर बताता है कि एडमंड अब उनके साथ है। और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ पर वो चुड़ैल खुद असलन के शिविर में आ जाती है। वो कहती है कि एडमंड मेरे अधिकार में है। पुराने नियम के अनुसार जो कोई विश्वासघात करता है उसकी जान चुड़ैल की होती है। यहाँ असलन चुपचाप सब सुन रहा होता है। यहाँ पर असलन चुड़ैल से एकांत में बात करने के लिए जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद चुड़ैल मुस्कुराते हुए वहाँ से आती है और उसके जाने के बाद असलन घोषणा करता है कि अब युद्ध टाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता कि आखिर असलन ने सौदा क्या किया है। दिखाया जाता है कि उसी रात जब सब सो रहे होते हैं लूसी और सुजन देखती हैं कि असलन चुपचाप कैंप से निकलकर बाहर जा रहा है। ये दोनों उसका पीछा करती हैं और तब देखती हैं कि असलन खुद को उस स्टोन टेबल पर, जो बलिदान का टेबल कहा जाता है, अपने आप को बलि के लिए देने जा रहा है। असल में असलन ने एडमंड की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा किया होता है और व्हाइट वीच के लिए ये तो सबसे सुनहरा मौका है कि वो असलन को मार दे। फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पत्थर की मेज पर जाता है चुड़ैल और उसके साथी डरावने जीव सब उसे घेर लेते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, उसे जंजीरों से बांधकर सबसे पहले उसके बाल काटते हैं और फिर चुड़ैल अपने तलवार से उस जाबाज शेर को मार डालती है। असलन मर चुका होता है और पूरे नार्निया में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। असलन के बलिदान के बाद पूरा नार्निया दुख और मायूसी से घिर जाता है। लूसी और सुजन का दिल भर जाता है, लेकिन वे अब उस चमत्कारी शक्ति पर यकीन नहीं कर पाती जो नार्निया को बचा सकती है। वो दोनों पत्थर की मेज के पास खड़ी रहती हैं और असलियत को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उनका मिशन अभी भी अधूरा है और लड़ाई काफी बाकी है। इसी बीच एक जादुई पल आता है जब अचानक असलन का शव पत्थर की मेज से गायब हो जाता है। दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। अचानक वो महसूस करती हैं कि असलन ने अपनी मृत्यु को धोखा दिया है। साथ ही उन्हें आश्चर्य भी होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। असलन उन्हें बताता है कि स्टोन टेबल का एक रूल है जो उस पे लिखा भी गया है कि अगर इस मेज पर किसी निर्दोष की जान ली जाएगी तो वो स्टोन टेबल टूट जाएगा और वो निर्दोष मौत के मुंह से वापस आ जाएगा, यानी कि जिंदा हो जाएगा। असलन लूसी और सुजन को बताता है कि अब नार्निया को बचाने की लड़ाई का असली समय आ गया है। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत और साहस को जुटाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। असलन के साथ अब नार्निया के सच्चे नायक तैयार हो चुके हैं, पीटर, सुजन, लूसी और एडमंड। इसके साथ ही वो नार्निया के पुराने दोस्तों और ऐतिहासिक प्राणियों से भी मिलते हैं, जिनमें सेंटार, ग्रिफिन, ड्रैगन, फेरीज और जादुई जानवर भी शामिल होते हैं। ये सभी लोग अपनी पूरी शक्तियों के साथ युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल व्हाइट विच अपनी पूरी सेना के साथ तैयार हो जाती है। उसके साथ जादुई शक्ति और खतरनाक प्राणियों की फौज है। वो अपने अपार बल के साथ युद्ध की शुरुआत करती है। अब नार्निया के हीरो समझते हैं कि असली युद्ध का समय आ गया है। पहले तो व्हाइट विच का बल बहुत ही भारी लगता है क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन असलन के साथ बच्चों और नार्निया के जीवों की सेना इतनी ज्यादा हिम्मत और साहस दिखाती है कि वो धीरे धीरे युद्ध का रूप ही बदल देते हैं। खासकर पीटर और एडमंड की बहादुरी सामने आती है। पीटर जो पहले डरपोक और चिड़चिड़ा आदमी था,
अब वो एक पावरफुल लीडर के रूप में आता है। एडमंड भी अपने पुराने गुनाहों से उबर कर एक सच्चा नायक बन जाता है। इस युद्ध में सूजन भी बहुत बहादुरी से लड़ती है। उसकी तीरंदाजी सेना के लिए निर्णायक साबित होती है। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है। इसी युद्ध के दौरान व्हाइट विच पीटर को मारने ही वाली होती है कि तभी असलन की एंट्री होती है। असलन व्हाइट विच पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। असलन के मुकाबले व्हाइट विच के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। असलन उसकी जादुई शक्तियों से पार पा जाता है और आखिरकार उसे हार का सामना करना पड़ता है। जब व्हाइट विच हार जाती है तो उसके साथ उसकी सेना भी हार जाती है। युद्ध खत्म हो जाता है और नार्निया पर असलन का शासन वापस स्थापित हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर, सूजन, लूसी और एडमंड अब नार्निया के सच्चे राजा और रानियां बन जाते हैं। वे असलन के साथ मिलकर नार्निया में एक नया युग शुरू करते हैं, जहां बर्फ और अंधकार की जगह अब सूरज की रोशनी और खुशियां होती हैं। असलन के साथ सभी जीव मिलकर शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार नार्निया में नए शासन की शुरुआत होती है और इसी के साथ नार्निया सीरीज की पहली फिल्म यहीं पर खत्म होती है। जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे नार्निया पार्ट 2 और 3, जो इसी तरह से और भी रोमांच और एडवेंचर से भरपूर है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।